आज का लेक्चर बड़ा स्पेशल है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के क्या हम लोग कहते हैं कि ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक और कंपोनेंट की बात करूं, जो कि हमारे पास बैटरी, तो ये बैटरी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है और इसका इस्तेमाल करा जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी डिलीवर करने के लिए। तो देखा जाए तो बैटरी और कैपेसिटर लगभग लगभग सेम काम करते हैं। कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करता है। वहीं पे बैटरी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है और ज़रूरत पड़ने पे उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करती है। ठीक है, तो यानी कि दोनों के काम सेम है, दोनों का इस्तेमाल लगभग लगभग सेम है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग, मेरा नाम प्रांजल है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं कैपेसिटर और बैटरी के बीच में। आखिर क्यों ये दोनों एक जैसे होते हुए भी अलग हैं। यानी कि सब कुछ सेम है, तो फिर अंतर क्या है। तो अंतर के ऊपर हम लोग 7-8 लगभग पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, और सीखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल डिफरेंसेस हो सकते हैं और कहाँ पे आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। इन सब चीज़ों का आंसर आपको ये लेक्चर देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज की, ठीक है, तो काम तो दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ, तो कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पे अगर हम कैपेसिटर की बात कर ले सॉरी बैटरी की बात कर लेते हैं, तो बैटरी जो होती है वो एनर्जी को स्टोर करती है इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ये हमें पता है। केमिकल्स की अगर बात कर लें, आपको याद होगा कि कुछ कटाइंस और अनाइंस हो जाते हैं, और हम लोग जब भी जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई सेल लाते हो, तो उसके अंदर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस करके हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज रखते हैं, और केमिकल एनर्जी के थ्रू हम इन लोगों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम एक सर्किट कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और वो जाके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं, तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहीं पे बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दूसरा पार्ट आ जाता है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट का। तो कैपेसिटर की अगर बात कर लेते हैं, कैपेसिटर आपके पैसिव कंपोनेंट में काउंट होते हैं, वहीं पे जो बैटरी हमारी वो एक्टिव कंपोनेंट में काउंट होती है। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट में क्यों काउंट होते हैं कैपेसिटर? क्योंकि कैपेसिटर पैसिव कंपोनेंट की अगर हम बात करें, तो इनके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, यानी कि ये किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को पावर नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। जो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, वहीं पे जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं उनके पास ही पावर होती है कि वो जो अंदर करंट फ्लो कर रही है या वोल्टेज है उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली पावर को। ठीक है, तो इसीलिए जो बैटरी होती है वो एक एक्टिव कंपोनेंट की तरह ट्रीट की जाती है, वहीं पे जो कैपेसिटर होते हैं वो पैसिव कंपोनेंट की तरह ट्रीट करे जाते हैं। पैसिव कंपोनेंट इन अगर हम कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, तो कैपेसिटर एक काम ये भी करते हैं कभी कभी, कभी कभी क्या मतलब मैक्सिमम टाइम हम देखा होगा कि जो चेंज इन वोल्टेज को रजिस्ट करते हैं, यानी कि ये एक इनर्शिया की तरह रोल प्ले करते हैं सिस्टम के अंदर, जो एनर्जी को टेम्परेली अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि लेटर ऑन उसको रिड्यूस, उसको डिस्चार्ज करके सप्लाई को मेंटेन कर सकें। यानी कि बेसिकली इनका जो सोल पर्पस होता है वो सप्लाई को, फ्लक्चुएशन सप्लाई के दूर करना। जैसा कि फ्लाईव्हील का काम होता है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में, वैसे ही इनका काम होता है कि सप्लाई का जो वोल्टेज है उसे कांस्टेंट प्रोड्यूस करना है, यानी कि उसको कांस्टेंट, उसके अंदर के जो स्पाइक्स और जो ट्रांजिएंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देना और एक एक स्मूथ वोल्टेज को जनरेट करना। तो जो कैपेसिटर है वो एक तरीके का, इसीलिए इसे हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं, यानी कि इनको हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को पावर करने की नज़र से नहीं देखते। वहीं पे अगर हम बैटरी की बात करें, तो बैटरी एक पावरफुल डिवाइस है, और ये लॉन्ग समय मतलब लॉन्ग टाइम तक ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को पावर कर सकती है। इवन जब डिस्चार्ज हो रही होगी तब भी ये हमारे सिस्टम का वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करके एक अच्छा खासा पावर डिलीवर कर सकती है सिस्टम में अंदर, इसीलिए इसको हम लोग एक्टिव सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। ना दूसरी बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एनर्जी डेंसिटी का। तो भैया एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? अगर हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है? अगर डेंसिटी जनरली सर्टेन चीज़ का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, तो अगर हम जैसे बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं। तो अगर कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर हमारी जो काउंट होते हैं वो लो एनर्जी डेंसिटी में काउंट होते हैं, यानी कि इनकी जो एनर्जी डेंसिटी काफ़ी कम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास लार्ज वॉल्यूम है और कैपेसिटर है, एक बड़ा सा कैपेसिटर लोगे ना, तो उसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट की एनर्जी ही स्टोर हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पिक्टोरिकली इसको जरा रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे आपको, ताकि समझ में आ सके, विजुलाइज कर सको। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा एक सर्टेन वॉल्यूम का कैपेसिटर है। ठीक है, तो अगर इससे इस कैपेसिटर से पूछूंगा कि तुम्हारे अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है इतने बड़े वॉल्यूम में, तो देखो इतना सा स्लाइट सा पोर्शन जो देख रहे हो ना, इतना सा पोर्शन जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा। तो लो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, यानी कि काफ़ी बड़ा वॉल्यूम और बहुत ही स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है, इसीलिए कैपेसिटर जो होते हैं उनकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी लो मानी जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है,
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भैया आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, एक लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी को लेके, कई मैंने देखा है स्टूडेंट्स में। तो ये बात ध्यान रखना, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी दोनों डिफरेंट हैं। एनर्जी डेंसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी एनर्जी आपने स्टोर करी इस पर डिपेंड करता है। ये मतलब नहीं है कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई, कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, ये एक बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपने कितनी एनर्जी को स्टोर करा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, वहीं पर अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो हाई एनर्जी डेंसिटी उसके अंदर मिलती है। हाई एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि लार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉलर वॉल्यूम, यानी कि छोटे से वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को तुम स्टोर कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा सा वॉल्यूम है, जो भी हमारे पास वॉल्यूम है उसके अंदर हम लार्ज अमाउंट, ये पिंक कलर का पोर्शन क्या दिखा रहा है, एनर्जी स्टोर। तो देख सकते हो अगर सेम वॉल्यूम ले लें, यानी कि देखो अगर हम वॉल्यूम सेम कर दें, एक कैपेसिटर का जितने साइज वॉल्यूम का कैपेसिटर ला रहे हो उतने ही वॉल्यूम की अगर बैटरी खरीद के लाओगे, तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर जहाँ इतनी सी एनर्जी को स्टोर करेगा, वहीं पे बैटरी जो होती है वो लार्ज अमाउंट की एनर्जी को स्टोर कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो होता है उसकी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, विजुलाइज कर पा रहे हो। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। इसका इस्तेमाल अभी आगे के कंपैरिजन में हम करेंगे कि बैटरी की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द कैपेसिटर। ना चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझ लेते हैं यार। तो चार्जिंग, कैपेसिटर को चार्ज करना बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाते हैं और क्विकली डिस्चार्ज भी होते हैं, यानी कि जिस रेट से चार्ज होते हैं उसी रेट से डिस्चार्ज भी होते हैं। तो इसीलिए कैपेसिटर का जो एक एडवांटेज कह सकते हो कि फटाक से चार्ज हो जाएंगे और फटाक से डिस्चार्ज होंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कैपेसिटर के अंदर हम लोग जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो एनर्जी की जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। और जो एनर्जी डिलीवर हो रही है, यानी कि जब डिस्चार्ज होगा तो एनर्जी जो ये सप्लाई करेगा वो भी इलेक्ट्रिक करेगा। तो एनर्जी जो स्टोर कर रहा है और एनर्जी जो सप्लाई कर रहा है, दोनों की दोनों सेम है। ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे? तो एनर्जी जो स्टोर हो रही है और एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो दोनों की दोनों इलेक्ट्रिकल हैं, वो दोनों की दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैं। तो भैया अगर दोनों की दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैं तो कन्वर्जन में टाइम कुछ नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो सर्टेन इंडियन करेंसी में, अगर आप डील कर रहे हो और सामने वाला भी करेंसी में डील कर रहा है, तो डायरेक्टली हम नोट देंगे और वहाँ से चले आएंगे। वहीं पे अगर आप डॉलर में डील कर रहे हो और कोई इंसान जो है वो रुपीज़ में डील कर रहा है, तो पहले हमें यहाँ पे एनर्जी, वो जो करेंसी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन, देन हम उसको डॉलर में दे पाएंगे। इसी तरीके से जब डॉलर से आपको एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा करेंसी को, तब आपको रुपए में कन्वर्ट हो पाएगी। तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, इसके अंदर एनर्जी लॉस भी होती है, एनर्जी लॉस भी होती है, प्लस एनर्जी जो इसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या होता है, टाइम भी डिले भी ज़्यादा होता है, यानी कि डिले भी आता है। ऑब्वियस सी बात है, सोच के देख सकते हो। तो अगर हम दूसरी अलग अलग फॉर्म में एनर्जी में, यानी कि एक फॉर्म में डिलीवर करेंगे और दूसरी फॉर्म में स्टोर करेंगे, जैसा कि बैटरी में होता है। बैटरी में हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी है उसे स्टोर करते हैं केमिकल की फॉर्म में और डिलीवर करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। तो जब भी आप स्टोर करोगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें बैटरी को चार्ज करना है, चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल में, और जब डिस्चार्ज होगी तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिस्चार्जिंग के टाइम पे। तो क्योंकि आप देख सकते हो चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन करना पड़ रहा है। और अगर एनर्जी का आप कन्वर्जन करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। और टाइम लगने का मतलब स्लो चार्जिंग एंड स्लो डिस्चार्जिंग होगी। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है बैटरी के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर अगर चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो चार्जिंग ले लो या डिस्चार्जिंग ले लो, दोनों ही केसेस में सेम अमाउंट, सेम एनर्जी है, यानी कि हम लोग एनर्जी का कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग एनर्जी का कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास टाइम बहुत क्विकली ये काम होगा। तो क्विकली काम होगा तो फास्ट चार्जिंग एंड फास्ट डिस्चार्जिंग देखने को मिलती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई डाउट नहीं छूटा होगा? ओके, नाउ आगे चलते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एक एसी एंड डीसी एप्लीकेशन। तो भैया कैपेसिटर का जो मेनली एप्लीकेशन है वो यूज़ करा जाता है एसी के लिए। हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं एसी सर्किट में। क्यों? क्योंकि डीसी के अंदर तो ये ब्लॉक कर देता है सप्लाई को। क्योंकि आपको पता होगा अगर हम डीसी एक बैटरी 5 वोल्ट की लगा दें और उसके अक्रॉस अगर एक कैपेसिटर लगा दें यहाँ पे, तो कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर जैसे ही 5 वोल्ट का अपने आप को चार्ज करेगा और देन सर्किट को, करंट को स्टॉप कर देगा, I इक्वल टू 0 हो जाएगा सर्किट के अंदर, क्योंकि दोनों की तरफ पोटेंशियल सेम हो जाएगा। समझ में आ रहे? तो कैपेसिटर के साथ क्या दिक्कत है कि कैपेसिटर अगर डीसी में डील करेंगे तो ये आपकी सप्लाई को ब्लॉक कर देगा, चोक कर देगा, और ऐसे केस में सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है वो हम लोग एसी में करते हैं, यानी कि एसी में ही ऑपरेट हो पाता है ये। क्लियरली समझ में आ रहा है? क्योंकि एसी के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और वोल्टेज चेंज होता रहता है तो कैपेसिटर में भी चेंज होता रहता है।
तो ऐसे केस में क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज लगातार होता रहता है, चार्ज होगा देन डिस्चार्ज होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी इस वजह से कैपेसिटर जो होता है वो एक्टिव बिल्कुल तैयार रहता है सर्किट में, और उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात, ये क्लियर हो गया होगा। तो आई होप एकदम क्लियर हो रहा होगा कैपेसिटर और बैटरी बीच में क्या डिफरेंस है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बैटरी जो है आपकी वो डीसी एप्लीकेशन में ही काम करती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बैटरी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बैटरी के साथ क्या दिक्कत है कि बैटरी केवल डीसी एप्लीकेशन में ही काम करेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एसी पे हम बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको एक कांस्टेंट पोलैरिटी यानी कि कांस्टेंट और वी कैन से डेट फिक्स पोलैरिटी की ही सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिक्स पोलैरिटी की हमें सप्लाई देनी पड़ेगी बैटरी में, तभी हम बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग जो करेंगे ये डीसी में ही मेनली काम करती है, एसी के अंदर बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो डोंट वर्क्स ऑन एसी, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, वोल्टेज ड्रॉप रेट ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे मन में रहता है कि कैपेसिटर अल्टीमेट जो डिफरेंस है कि हम लोग कहीं पे कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं पे बैटरी का, वो यहाँ पे छुपा हुआ है कि क्यों हम लोग अपने घर की बिजली इन्वर्टर चलाने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करते। एक रीज़न, एनर्जी डेंसिटी काफ़ी कम होती है कैपेसिटर की, यानी कि अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो जितनी बड़ी तुम्हारे घर के इन्वर्टर की बैटरी लगी है उससे तुम लगभग 5 से 6 घंटा बिजली चला लेते हो। वहीं पे अगर इतनी ही बड़ी कि तुम इतना ही बड़ा कैपेसिटर लगाओगे, तो उससे तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ कह सकते हो लेस देन अ मिनट तुम्हारा पूरा सिस्टम डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम है और बहुत ही कम अमाउंट की एनर्जी स्टोर करेगा इतना बड़ा कैपेसिटर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वोल्टेज ड्रॉप रेट, यानी कि देखो जब भी हम मार्केट से बैटरी खरीद के लाते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो भी बैटरी हम खरीद के लाए हैं वो काफ़ी देर तक हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती रहे, यानी कि घर का जो वोल्टेज है वो ऐसा ना हो कि लाइट गई, अभी हमने देखा तो हमारा टीवी चल रहा था, धीरे धीरे वोल्टेज जो होगा वो डिप होता चला गया, तो देखते देखते बल्ब की जो रोशनी है वो डिम होती चली गई और थोड़ी देर में ख़त्म हो गया। आपने देखा होगा जब भी आप घर में इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हो तो तुमने एक चीज़ बड़ी खास नोट करी होगी, लाइट अगर 5 घंटे के लिए नहीं आई है, ठीक है, 5 घंटे लाइट छोड़ो, अगर 5 घंटे का तुम्हें बैकअप चाहिए 5 आवर्स का, बहुत ध्यान से समझना, ये आपका डेली एक्सपीरियंस है। 5 घंटे अगर आपके इन्वर्टर का बैकअप है तो तो लगभग 4.9 आवर्स तक आपको, अगर प्रैक्टिकल बात करें 5 घंटे अगर कंपनी ने लिख के दिया है तो 4 से 5 घंटे के बीच में वो बैकअप देगा। और नया अगर इन्वर्टर है तो आपने देखा होगा कि जैसे ही 5 घंटे के करीब हम पहुंचेंगे, तब तक जब तक 5 आवर्स नहीं होते तब तक एक कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिलता रहेगा, हम घर में अपने को जो चाहे वो चला सकते हैं। और जैसे ही 5 घंटे होते हैं तो एकदम से ड्रॉप होता है, समझ में आ रही? एकदम से बैटरी का पोटेंशियल जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है और आपका जो इन्वर्टर है वो एक बीप बजा देगा कि भाई डिस्चार्ज हो गया है इन्वर्टर, आज का कहानी खत्म हो गई, इतनी ही थी। समझ में आ रहा है? तो ये जो खास बात है ये होता है वोल्टेज ड्रॉप रेट, ये डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप रेट पे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना। तो कैपेसिटर की अगर बात कर लें तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है बहुत ही फास्ट होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी कि अगर हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो भैया ये बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज होगा ना। यहाँ पे देख सकते हैं कर्व में, कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे कर्व देखो यार कैपेसिटर का, जैसे ही तुमने इसको ड्रॉप टाइम के हिसाब से देखो, एकदम धड़ाधड़ ये नीचे गिरता चला गया, तुरंत ही फटाफट डिस्चार्ज हो गया आपका। तो अगर कैपेसिटर से तुम अपना इन्वर्टर चलाने की सोच रहे हो तो तुमने जैसे ही बटन ऑन करोगे बहुत अच्छा टीवी ऑन हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, लेकिन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, सब कुछ डिस्चार्ज होता चला जाएगा, बल्ब की रोशनी डिम होती चली जाएगी, टीवी भी वोल्टेज तुम देखोगे आसपास अंधेरा छाता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्ट जो कैपेसिटर है इसका डिस्चार्जिंग रेट बहुत फास्ट है, एकदम देख रहे हैं यहाँ पे एकदम लीनियर कर्व है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे गिरता जाएगा। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं बैटरी की, तो बैटरी का क्या है कि मेंटेन करती कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल फॉर लार्ज ड्यूरेशन, यानी कि एक लंबे समय तक के लिए ये अपने अराउंड वोल्टेज को मेंटेन रखेगी। देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लाइट चली गई थी और यहाँ से आपने बैटरी चालू करी, तो बैटरी यहाँ से वोल्टेज देख लेते हैं पहले। अगर देखो लाइट चली गई थी तो जैसी लाइट गई थोड़ा सा डिप आएगा, उसके बाद देखो काफ़ी देर तक वोल्टेज लगभग इतनी देर तक वोल्टेज कांस्टेंट ट्रीट ही होगा, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज की तरह तुम्हारे घर को सप्लाई मिलती रहेगी। समझ में आ रही बात ये? यानी कि बहुत ही हल्का, अगर रेट ऑफ फॉल देखोगे तो देखो अगर हम सीधी लाइन खींच दें तो कुछ ये सीधी लाइन आएगी ऐसे, तो देखो इतना सा गिरा, इतनी देर तक केवल इतना सा स्लाइड वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा। वहीं पे जैसे ही हम ये जो हमारा टाइम होगा ना, जितनी देर बैटरी का टाइम है, जैसे ही वो टाइम को हम पर्टिकुलर पॉइंट को पार करेंगे तो देखो एकदम से ये ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो
समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि बैटरी के अंदर ताकत होती है काफ़ी देर तक आपके सेम वोल्टेज लेवल को होल्ड करने की, जब लाइट नहीं आ रही होगी वहीं पे। और कैपेसिटर जो होगा वो आपका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप रेट। ये अगर टेक्निकल टर्म में बात करें पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज में, तो इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप रेट। समझ में आ रहा होगा वोल्टेज ड्रॉप रेट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया वोल्टेज की कहानी। अगर पावर की बात देख लें तो देख सकते हो बैटरी जो होती है वो अपनी पावर वो डिस्चार्ज होती है, ये बता रहा है डिस्चार्जिंग कर्व। ये वोल्टेज डिस्चार्ज रेट है, वोल्टेज डिस्चार्ज रेट। और दिस इज़ योर पावर डिस्चार्ज रेट। अगर हम पावर के डिस्चार्ज रेट को देखें तब भी देख सकते हो कि बैटरी जो होती है उसकी पावर बहुत देर तक कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए तुमने कभी नोट करा है लाइट गए हुए 1 घंटा हुआ हो या 4 घंटे हुए हो, अगर बैटरी में दम है तो आप सेम वोल्टेज लेवल आपको मिलेगा अपने पूरे घर में। चाहे आप टीवी चलाओ, चाहे आप उससे फ्रिज चला लो, सेम वोल्टेज लेवल तुम्हें मिलेगा। और जब बंद होगा तो एकदम से इन्वर्टर फिर शट डाउन ही होता है, फिर वहाँ पे आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा, तुरंत ही वो लेवल ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो पावर एक कांस्टेंट लेवल तक मेंटेन करने की ताकत होती है बैटरी के अंदर, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग एज अ सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोर्स की सबसे बड़ी खास बात होती है कि वो डिस्चार्ज होते समय भी पावर को मेंटेन रख सकता है सर्किट के अंदर, करंट को कंट्रोल कर सकता है सर्किट के अंदर। जबकि सुपर कैपेसिटर ले लो, यानी कि सबसे अच्छा कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर कभी और चर्चा करेंगे। ये कैपेसिटर की एक अच्छी ब्रीड होती है, एक अच्छा नया कह सकते हैं ताकतवर कैपेसिटर की अगर हम बात कर लें, सबसे अच्छा कैपेसिटर की सुपर कैपेसिटर, तो वो भी उसके साथ भी प्रॉब्लम है कि उसकी भी देखो यहाँ पे वोल्टेज लगातार ड्रिप हो रही है, वैसी पावर लीनियरली डाउन होती चली जाएगी। यानी कि जैसी लाइट गई, जैसे ही आपने सर्किट के अंदर से बैटरी हटाई, तो कैपेसिटर बहुत जल्दी अपने आप को डिस्चार्ज करके काम खत्म करके बैठ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग पैसिव कंपोनेंट की तरह करते हैं, इसके सहारे पे सर्किट को छोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर हो रहा है। तो ड्यू टू लार्ज एनर्जी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है यहाँ पे कि ऐसा क्यों कर रहा है कैपेसिटर, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है कि सर्किट को संभाल सके, तुम्हारे घर की बिजली को संभाल सके, वहीं पे बैटरी ऐसा क्यों कर ले रही है, ऐसा क्या है बैटरी के पास। तो बैटरी के पास एक ऐसी चीज़ है जो कैपेसिटर पास नहीं है, वो है लार्ज एनर्जी डेंसिटी। देखो कनेक्ट हो गया होगा, पीछे हमने सीखा था कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है, हमने पीछे सीखा था क्या होता है कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है। तो क्योंकि बैटरी के पास काफ़ी एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि काफ़ी एनर्जी स्टोर है छोटे से वॉल्यूम में, तो इसीलिए उसके पास ये ताकत होती है एक कांस्टेंट पावर को मेंटेन करके रखने की जब लाइट नहीं हो। लेकिन कैपेसिटर की बात कर लेते हैं तो ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी छोटी होने के कारण क्या होता है, कैपेसिटर के पास ये ताकत नहीं होती है कि वो किसी भी तरीके के एनर्जी को, पावर को होल्ड करके रख सके फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, लास्ट नहीं बल्कि एक और अभी साइड स्लाइड है, एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी अगर टर्म से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें तो कैपेसिटर जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से समझना, बिल्कुल जो पीछे अभी तक सीखा है उसी को हम लोग लेके चलेंगे। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के अंदर हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिकल ही एनर्जी डिलीवर करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही अपने पावर को स्टोर करता है। तो क्योंकि दोनों सेम है, यानी कि रुपए को हम लोग डील कर रहे हैं जिस कस्टमर से, वो भी रुपए में डील करता है, तो कोई एनर्जी कन्वर्जन का चार्ज नहीं देना है। तो इसीलिए क्या होगा, लो एनर्जी कन्वर्जन लॉसेस, बल्कि इसको मैं कह सकता हूँ कि ये नेग्लिजिबल ही होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी तरीके का हम लोग कन्वर्जन पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होगा, हाई एफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में फ्लो कर रही है, वही जाके कैपेसिटर में सेम फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी के अंदर हम लोग एनर्जी डिलीवर करती है बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और स्टोर करती है केमिकल के रूप में। तो समझ में आ रहा है, यानी कि कहते तो हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, पर वो स्टोर करती है इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म। तो क्योंकि हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं रुपए में और स्टोर कर रहे हैं डॉलर में, तो भाई कन्वर्जन तो हमें देना पड़ेगा। तो इसीलिए सॉरी, तो इसीलिए हाई एनर्जी कन्वर्जन लॉसेज हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि एनर्जी का हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और क्योंकि आप एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हो तो सीधी सी बात है आपको इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, एंड दैट इज़ वाई बैटरी की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है, काफ़ी लो एफिशिएंसी के साथ ये वर्क करती हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो एफिशिएंसी के टर्म में कौन जीता, विनर इज, हमारे पास जो विनर कौन है, विनर है कैपेसिटर, अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो आई होप यहाँ पे मुझे लगता था एक स्लाइड और है, लेकिन आई होप लेक्चर पता नहीं चला, बहुत जल्दी खत्म हो गया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि काफ़ी बार ये वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वी यूज़ बैटरी इफ़ वी हैव कैपेसिटर, और कैपेसिटर बहुत सस्ते मार्केट में मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द बैटरी और ईजिली अवेलेबल होते हैं।
तो फिर हम लोग बैटरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो आई होप आपने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, खासकर एनर्जी डेंसिटी के बारे में और वोल्टेज डिस्चार्ज रेट, जो मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों ने आई होप उसके ऊपर ध्यान दिया होगा। नहीं दिया है तो दोबारा जाके देख सकते हो। एंड एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको कनेक्ट करके पढ़ो और उनके बीच के पीछे का रीज़न पता होना चाहिए आपको। मैं कोशिश यही करता हूँ कि लेक्चर में हर चीज़ का रीज़न के साथ आपको समझा सकूँ, डायरेक्ट स्टेटमेंट ना दे दूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ छूट गई है बताने को, तो आप कमेंट सेक्शन बताएं। अगर आपके मन में कोई कैपेसिटर और बैटरी को लेके कोई मन में डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।